हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, चलो तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्लेट के ऊपर से इलेक्ट्रॉन कैसे एमिट होते। ओके, कौन सी मेथड से एमिट होते, फिर इलेक्ट्रॉन की फाउंडेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या है, उसका चार्ज टू मास का रेशियो क्या है, उसकी वेलोसिटी फाइंड करने की इक्वेशन क्या है, वो सारी चीजें डिफरेंट साइंटिस्ट के रिसर्च के साथ हमने देखी थी इंट्रोडक्शन लेक्चर। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ 11.2 इलेक्ट्रॉन्स इमिशन। ओके, इलेक्ट्रॉन के इमिशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रॉन इमिशंस मींस व्हाट। अगर ये एक मेटेलिक प्लेट है तो उस मेटेलिक प्लेट में बहुत सारे एटम्स होंगे, उस एटम के पास बहुत सारे फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट फिर भी वो फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे ही अट्रैक्ट करके नहीं खींच सकते बाहर। व्हाई? बिकॉज उस फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन के पास भी सेंटर के साथ, एटम के पॉजिटिव सेंटर के साथ कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होगा, कूलम्स अट्रैक्शन फोर्स। उस फोर्स को भी हमें ब्रेक करना होगा। फिर वो अगर सरफेस पे आ रहे हो तो सरफेस टेंशन को भी ब्रेक करना होगा। अगर वो सरफेस पे, अगर सोचो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ओके, सोचो इस जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल लूंगा तो इस खाली स्पेस में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। यानी कि जब यहाँ से नेगेटिव चार्ज चला जाएगा तो ये वाला पूरा का पूरा ये एटम जो है, यहाँ पे जो ये एटम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज आयन हो जाएगा। तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन फिर से जिसको मैं बाहर निकल रहा हूँ उस इलेक्ट्रॉन को अटैक करके खुद के अंदर ले लेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो हमें अगर इलेक्ट्रॉन का इमिशन करना है देन वी हैव टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज। उस इलेक्ट्रिक फोर्स के पॉजिटिव चार्ज के साथ के अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करना होगा, तब जाके हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो फिर हमें इसे ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। क्लियर, समझ में आ रहा है? एक टू एक स्टेप करके अंदर जा रहे हैं हम लोग, एक एक लेयर ओपन कर रहे हैं। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें इसको कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। क्लियर हो गया? वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम बहुत सारी कितनी भी हो सकती है, बट मिनिमम कितनी होनी चाहिए? ध्यान से सुनना। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम से मिनिमम उतनी एनर्जी दे दूं कि वो उसके खुद के अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक कर दे, तो फिर वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। उसके पास उतनी एनर्जी आ गई कि वो यहाँ पे रह नहीं सकता अब, क्योंकि उसके अट्रैक्टिव फोर्स जो पकड़ के रखा था उससे ज्यादा एनर्जी हो गई है, तब वो बाहर निकल जाएगा। तो इस मिनिमम एनर्जी को, ये जो मिनिमम एनर्जी है, ये जो मिनिमम एनर्जी है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस में से अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करके बाहर निकलने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को इस प्लेट का क्या कहते हैं? इस प्लेट का वर्क फंक्शन कहते हैं। इस प्लेट का वर्क फंक्शन, इस प्लेट का मीन्स व्हाट? इस वाले मेटल का अगर मैं यहाँ पे मेटल चेंज कर दूं तो उसके लिए मिनिमम एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए इस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉन एक बार बाहर निकल गया तभी जाके कुछ ना कुछ वर्क करेगा, उस वजह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए मिनिमम जो एनर्जी चाहिए उससे उस मेटल का वर्क फंक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन को हम जो मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जिससे वो इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस के अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करके बाहर निकल आएगा, उस मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उस वाली प्रोसीजर को या फिर उस वाली इवेंट को इलेक्ट्रॉन इमिशन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए हमें क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। नाउ उस वर्क फंक्शन को 5 से डिनोट करते। किससे डिनोट करते? 5 से। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या है? बाहर निकालना इलेक्ट्रॉन को। कैसे निकालना है? मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करनी है। ओके, उस मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। डिनोट कैसे करते हैं? 5 से, या फिर 5 नॉट भी कह सकते हो आप। ओके, 5 नॉट बेसिकली फिजिक्स के अंदर या फिर साइंस के अंदर 0 को नॉट से डिनोट करते हैं, इसे हम 5 नॉट भी कह सकते हैं। ओके, चलो नाउ
ये तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन इमिशन कैसे होता है। नाउ हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन? ओके, चलो, तो इलेक्ट्रॉन इमिशन की 3 मेथड्स है। इलेक्ट्रॉन इमिशन मींस व्हाट? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। उसकी 3 मेथड्स है, जिसके बारे में बेसिक थोड़ी बहुत डिटेल हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी देखे रखी है। वही 3 मेथड्स में यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूं। पहली है थर्मियोनिक इमिशन, सेकंड है फील्ड इमिशन, एंड द थर्ड वन इज मोस्ट IMP, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इस वाली मेथड के बारे में हम ये पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये 2 मेथड अभी नहीं पढ़ेंगे, बस डिस्कस करना है। चलो, तो थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन मींस व्हाट? हमें इमिशन करने के लिए क्या करना है? मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करनी है, यानी कि वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है। फिर कोई भी मेथड से मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। तो उसके अंदर फर्स्ट मेथड है थर्मियोनिक इमिशन। तो उसके अंदर क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन को पहले एनर्जी हीट के रूप में प्रोवाइड करेंगे, हीट के रूप में, जिससे क्या होगा? उसके बॉन्ड को वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएंगे, तो बॉन्ड ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है। हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी है थर्मियोनिक एमिशन में। सोचो कि मैं बर्नर से इसे बर्न कर रहा हूं, इस तरीके से बर्नर से बर्न कर रहा हूं, तो हीट के फॉर्म में एनर्जी मिलती जाएगी, उतनी एनर्जी हो जाएगी वो ब्रेक कर दे। वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी मिल जाए तो ब्रेक कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, उसके बाद का काम आगे देखेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो उसे इमिशन कहते हैं। इसीलिए पहला है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मल के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, उसे कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। सेकेंड वन इज फील्ड इमिशन। ये जो हमने लास्ट वीडियो में जो प्रैक्टिकल देखा था डिजिटल ट्यूब वाला, वो फील्ड इमिशन है। एक्चुअली में है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करनी है 2 इलेक्ट्रोड को, कैथोड नेगेटिव चार्ज, एनोड पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही मैं इन दोनों के बीच में फील्ड इंक्रीज करता जाऊं, इतनी हो जाए कि ये पॉजिटिव प्लेट इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करके बाहर निकाल ले, वहां से ब्रेक करे और यहाँ से अट्रैक्शन की वजह से इस तरफ निकाल ले। इस टाइप की इमिशन को कहते हैं फील्ड इमिशन। इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें एक्स्ट्रा? एक तो ट्यूब चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? उसके अंदर लो प्रेशर वैक्यूमेटेड एयर चाहिए। क्लियर? ये सारी चीजें हमने देखी थी। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता हूँ, इसके अंदर से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, और वो सारे चार्ज को क्या कहते हैं हम? कैथोड में से निकलने की वजह से कैथोड रे बीम। क्लियर है ना? ये सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में देके रखी है, जिसको जाके आगे जाके 1897 में इलेक्ट्रॉन नेम दे दिया किसने? जे थॉमसन ने। क्लियर है? जिसके लिए उसे नोबेल भी मिला था। हमने इंट्रोडक्शन में सब देखा है। तो फील्ड इमिशन भी हमें पता है, चार्ज प्रोवाइड कर दो, सॉरी दोनों प्लेट को चार्ज प्रोवाइड कर दो, दोनों इलेक्ट्रोड को, कैथोड और एनोड, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर दो, और उस चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करते जाओ। यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी है 10⁸ वाट पर मीटर जितनी, इतनी फील्ड जब जनरेट हो जाएगी ना इन दोनों के बीच में, तो इमिशन स्टार्ट हो जाएगा 10⁸ वाट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। E इज इक्वल टू, ओके, क्लियर हो गया? नाउ द मोस्ट IMP वन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जिसके बारे में भी मैंने बताया था। तो इसके अंदर क्या करना है? बाहर से प्लेट को चार्ज तो प्रोवाइड करना है, इस प्लेट को नेगेटिव करना है, इस प्लेट को पॉजिटिव करना है, बट इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करनी है। अगर मैं इतनी ज्यादा फील्ड प्रोवाइड नहीं करूंगा तो क्या होगा? यहाँ पे किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब मुझे अगर इमिशन करना है तो मैं बाहर से कुछ ना कुछ यूवी लाइट प्रोवाइड करूंगा, अल्ट्रावायलेट लाइट यूवी लाइट प्रोवाइड करूंगा। वो यूवी लाइट के अंदर कुछ ना कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ उसकी इंटेंसिटी होगी, वो जाके यहाँ के प्लेट के अंदर की इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। वो उस वजह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन को अगर वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी मिल गई तो वो बाहर निकल आएगा। तो इस टाइप की इमिशन को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। क्लियर हो रहा है ना? जब बाहर से कोई रेडिएटिव एनर्जी, लाइट जो है यूवी लाइट, सारी लाइट आपको पता है ना वो रेडिएशन है, जब कोई रेडिएटिव एनर्जी उसको प्रोवाइड करके उसके अंदर से इमिशन होता है, तब उसे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। क्लियर हो गया? नाउ हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जितनी भी रिसर्च हुई है, हर्ट्ज ने रिसर्च करी है, होलवास लेनार्ड ने रिसर्च करी है, वो सारी रिसर्च के बारे में अब डिस्कस करेंगे।
देखो ये वाला चैप्टर इस वाले 12th के अंदर सबसे इजी वन है, बट ये वाले चैप्टर के अंदर थियोरिटिकल पोर्शन जो है वो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका थियोरिटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, जैसे ही आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे ना आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कैलकुलेशन कैसे करनी, इतना इजी है। बट अगर थियोरिटिकल पोर्शन में एक पॉइंट भी चूक गए तो समझो वो वाली कैलकुलेशन नहीं होगी। मैं आपको चैप्टर खत्म होते होते सिर्फ एक फॉर्मूला प्रोवाइड करूंगा, 2 या 3 फॉर्मूला है, बट एक फॉर्मूला प्रोवाइड करूंगा जो बहुत लंबी होगी, यहां से स्टार्ट होगी यहां पर खत्म होगी, इतनी लंबी फॉर्मूला होगी। उसके अंदर इक्वल टू करके हम सारे फॉर्मूला को कनेक्ट कर देंगे, तो उस फॉर्मूला से ही पूरा चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा और उसी फॉर्मूला से सारे न्यूमेरिकल भी कैलकुलेशन हो जाएगी। बट उन सारी जगह वो वहां तक पहुंचने के लिए ये सारी चीजें जानना जरूरी है। वर्क फंक्शन क्या है, ओके, इमिशन क्या है, इमिशन कितने टाइप के है, इमिशन कैसे होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, हर एक चीज डिटेल में एक बार समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर इजी वन। ओके, तो फर्स्ट टाइम में पूरा अटेंशन के साथ देखो। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 11.2। कौन सा वाला टॉपिक, सॉरी 11.3, इफेक्ट। कौन सी इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने के लिए हमें जितने भी साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन किया है वो सारे ऑब्जर्वेशन देखने। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है हर्ट्ज का। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, ओके। तो ऐसे बोला भी जाता है कि सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी ने ऑब्जर्व करी है तो वो हर्ट्ज ने करी थी, ओके। उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेशन वाला एक्सपेरिमेंट जो हमने 8th चैप्टर में देखा था, मुझे पता आप भूल गए होंगे। देखो मैं बेसिक मॉडल ड्रॉ करूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल वाला मॉडल हम नहीं ड्रॉ करेंगे, हमारे लिए प्रिंसिपल एक्सप्लेन होना जरूरी है, ओके। याद है ना एलसी ऑसिलेशन वाली सर्किट, एलसी ऑसिलेशन वाली सर्किट, ओके। कभी ये कैपेसिटर की ये प्लेट पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो ये चार्ज इस तरीके से इस तरीके से मूव कर रहा है, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगी इसके अंदर से जाने की वजह से और ये नेगेटिव हो जाएगी, तो चार्ज इस तरीके से ऑसिलेशन होते रहेंगे। तो मैंने ये भी बताया था, जब ध्यान से सुन लेना, अगर आपको नहीं पता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे जनरेट होते हैं, भूल गए हो तो सोचो कि अभी ये प्लेट पॉजिटिव है और ये प्लेट नेगेटिव है, तो क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट के इलेक्ट्रॉन को, फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। उस वजह से इलेक्ट्रॉन इस वाली गैप को जंप करके या फिर ट्रैवल करके इस वाली गैप से ट्रैवल करके यहां पे जाएंगे। क्लियर हो रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन इस वाली प्लेट से इस वाली प्लेट पे जा रहे, इलेक्ट्रॉन इस वाली प्लेट से मूव होकर इस वाली प्लेट पे जा रहे, तो उस टाइम पे यहां पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, यानी कि करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। राइट हैंड थंब्स लॉ, ऑस्टेज स्टेटमेंट, जब करंट स्ट्रेट डायरेक्शन में फ्लो होगा तो उसके आजू बाजू में पेरीफेरी में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो देखो मैं थंब को इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन में रखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बी जो होगी वो अंदर की ओर मिलेगी। सेम टाइम पे देखो यहाँ का नेगेटिव चार्ज खत्म हो रहा है, सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जा रहा है। तो सबसे पहले क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जा रही थी और नेगेटिव चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये तो पता है ना, पॉजिटिवली चार्ज बाहर निकलता है, नेगेटिव चार्ज अंदर लेता है। अब क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहे थे, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल हो रही थी या फिर वेरी हो रही थी। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जा रहे थे, यानी कि यहाँ पे सारा नेगेटिव चार्ज खत्म हो रहा है, यानी कि ये प्लेट अब पॉजिटिव हो रही है और नेगेटिव चार्ज सारा यहाँ पे जा रहा है, तो ये प्लेट नेगेटिव हो रही है। क्लियर कर रहे हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रही है। तो अभी ये हमें मिला है अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड और रिजल्टेंट कहाँ पे मिलेगा, नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ये वाइस वर्सा हो जाएगा, बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेगा। एक को पकड़ के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर की ओर तो बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, नीचे की ओर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने देखा हुआ है सारी चीजें। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करा दिया। अब यहाँ पे आ जाते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि जब, ध्यान से सुनना, जब प्लेट के ऊपर यूवी लाइट इंपैक्ट करती है,
ध्यान से सुनना, जब प्लेट के ऊपर यूवी लाइट इंपैक्ट करती है तब प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जो प्लेट में से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उससे कुछ ज्यादा ही एनर्जी मिल जाती है। यानी कि यहाँ पे जो रिंग रखी होती है, यहाँ पे एक रिंग रखी होती है, उसे रिसीवर रिंग कहते हैं, जिसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहे। उस रिसीवर रिंग के बीच में वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है, यानी कि चार्ज के अंदर एनर्जी इंक्रीज हो गई है। समझ में आ रहा कुछ? तो उससे एक चीज समझ में आ गई कि जब यूवी लाइट किसी प्लेट के ऊपर इंपैक्ट करोगे तब उस प्लेट में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को और भी ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी। यानी कि उस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे जो इंटेंसिटी वाला वेव क्रिएट हो रहा है, उस वेव की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो उसे एक चीज पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन को अब कुछ ज्यादा ही एनर्जी मिल रही है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? यूवी लाइट की वजह से मिल रही है। तो वहां से उसने एक्सप्लेन किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जब किसी प्लेट के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट इंपैक्ट करो तब एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कुछ ना कुछ अल्ट्रावायलेट लाइट की भी एनर्जी होती है। क्लियर हो रहा है? तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही एक एग्जांपल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिल जाएगी तो वो बाहर निकलेंगे। अभी मेन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे प्लेट की पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से, फिर भी जब लाइट इंपैक्ट कर रही है तब इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ एडिशनल एनर्जी मिल रही है। क्लियर हो रहा है ना आपको ये सारे बेसिक? ओके, चलो, तो ये हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन हो गया। उसी तरीके से हमें देखना है मेनली आज लिनार्ड एंड होलवास ऑब्जर्वेशन। ओके, चलो, ओके, चलो, तो नाउ आज का हमारा लास्ट टॉपिक वो है लिनार्ड एंड होलवास ऑब्जर्वेशन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर के लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना। चलो, तो स्टार्ट करते हैं लिनार्ड से। तो लिनार्ड ने सबसे पहले क्या किया, दो इलेक्ट्रोड के, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव, नेगेटिव को कैथोड पॉजिटिव को एनोड। अब ध्यान से सुना, लिनार्ड ने यूवी लाइट इसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट करी। वो हर्ट्ज वाला एक्सपेरिमेंट मत याद करो जिसके अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कर रहा था, फिर भी उसने बीच में देख लिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है। ये प्रॉपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला ही प्रैक्टिकल है। यानी कि जो आपने आगे देखा था ना, वो मेनली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमारी वैक्यूम ट्यूब जिसके अंदर हमने गैप रखी है, जिसके अंदर से यूवी लाइट आ रही है। नाउ वो यूवी लाइट इस वाली प्लेट पे इमिट करती है। इस वाली प्लेट को इलेक्ट्रॉन एमिट करने की वजह से इस वाली प्लेट को एमिटर प्लेट भी कहते हैं। इस वाली प्लेट को एमिटर प्लेट भी कहते हैं। और इस वाली प्लेट पे सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होने की वजह से इस वाली प्लेट को कलेक्टर प्लेट भी कहते हैं। देखो, हम पूरा एक्सपेरिमेंट अभी नहीं देखने वाले, वो है पूरा एक्सपेरिमेंट इसके बाद का टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी मैं सिर्फ थोड़ी बेसिक डिटेल आपको दे रहा हूँ। जो सी लिखा हुआ है वो कैथोड की वजह से लिखा है, बट उसे कहते हैं एमिटर प्लेट। जो ए लिखा हुआ है वो एनोड की वजह से लिखा हुआ है, फिर भी उसे कहते हैं कलेक्टर प्लेट। जो प्रोनाउन कर रहे हैं ना, सोचो अगर आपने यहाँ पे कैथोड सी देखा तो आपको लगेगा कलेक्टर है, यहाँ पे ए देखा तो आपको ए मीटर लगेगा। तो ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे इमिशन की वजह से इसे ए मीटर प्लेट कहते हैं, यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है इस वजह से इसे कलेक्टर प्लेट कहते हैं। बट नेगेटिव चार्ज को कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज को एनोड कहते हैं। ये तो आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा। नाउ देखो, उसने यूवी लाइट इंपैक्ट करी तो उसे क्या पता चला, तुरंत ही बहुत ही कम टाइम के अंदर इस वाली सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। अगर इस वाली सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे ही मैं लाइट इंपैक्ट करता हूँ इसके अंदर से कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज निकलना चाहिए, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे आ गया तो मूव करेगा, यानी कि इस वाली सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो मेनली सर्किट में करंट किस वजह से फ्लो हो रहा है, क्योंकि यूवी लाइट इंपैक्ट कर रही है। जैसे उसने यूवी लाइट स्टॉप कर दी, जैसे यूवी लाइट प्रोवाइड करना स्टॉप कर दिया, करंट फ्लो होना बंद हो गया, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो वहां से उसे पता चला कि यूवी लाइट की वजह से इस वाली प्लेट में से कुछ ना कुछ पार्टिकल्स निकल के आ रहे। ये सारे एक्सपेरिमेंट 1897 के पहले के एक्सपेरिमेंट है, तो तब वो उनको इलेक्ट्रॉन नहीं नेम मिला था। क्लियर हो रहा है? तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स निकल के आने चाहिए, जो पार्टिकल यहाँ पे अट्रैक्ट होने की वजह से इस वाले सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर हो गया? अब उस प्रैक्टिकल से उसे ये पता चला कि मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूँ। करंट तो मिल रहा है, अब मैं क्या क्या चेंज करूंगा, किस किस चीज को मैं वेरी करूंगा।
हमें ये देखना है कि कौन सी चीज है जो वेरी हो सकती है, जो मुझे तब भी करंट मिलेगा। तो उससे फर्स्ट थिंग क्या पता चली, मैं प्लेट को चेंज कर सकता हूँ, यानी कि प्लेट के मटेरियल को चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं प्लेट के मटेरियल को चेंज कर दूंगा, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट बाहर निकलेगा। उसी तरीके से लाइट में दो चेंजेस हो सकते हैं, यूवी लाइट में दो चेंजेस हो सकते हैं। लाइट के पास दो प्रॉपर्टी है, एक फ्रीक्वेंसी वाली एंड दूसरी इंटेंसिटी वाली। देखो ध्यान से सुनना, फ्रीक्वेंसी वाली प्रॉपर्टी को आप वेवलेंथ से भी डिनोट कर सकते हो। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट में, ये तो आपको पता है ना। और इंटेंसिटी यानी कि उसके अंदर कितनी एनर्जी है, या फिर इंटेंसिटी यानी कि वो कितना ग्लो करेगा। लाइट जो है वो कितनी ग्लो करेगी वो उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड है, बट वो कितनी पेनिट्रेट करेगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। तो लाइट के पास दो प्रॉपर्टी है, एक है वो उसकी फ्रीक्वेंसी एंड सेकेंड वन इज उसकी इंटेंसिटी। तो उससे थ्री डिफरेंट थिंग पता चली, एक मेटल चेंज करके, सेकेंड फ्रीक्वेंसी चेंज करके, थर्ड इंटेंसिटी चेंज करके। उससे एक फोर्थ प्रॉपर्टी भी पता चली। कौन सी वाली फोर्थ प्रॉपर्टी पता है? एमीटर का पोटेंशियल चेंज करके। क्या चेंज करना है? पोटेंशियल। ध्यान से सुनना, 3 तक प्रॉपर्टी तो पता चल गई। अगर मैं यहाँ पे प्लेट को चेंज कर दूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे वो डिफरेंट होंगे, उस वजह से करंट की अमाउंट डिफरेंट होगी। बट उसे एक और चीज पता चली, अगर मैं ए मीटर के पोटेंशियल को चेंज करूं, यानी कि इसे वैसे का वैसे रहने दूं, ए मीटर को मैं और भी ज्यादा पॉजिटिव करता जाऊं, या फिर ए मीटर को मैं नेगेटिव करता जाऊं, तो यहाँ से मिलने वाले करंट में कुछ ना कुछ चेंज होगा। हाँ होगा। वो कैसे वेरी होंगे, कितना चेंज होगा, कौन सी क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो याद रखना, नेक्स्ट वीडियो इस वाले चैप्टर का मोस्ट टाइम वीडियो है। एग्जाम में भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाएंगी इसी 4 के ऊपर से। तो मेन 4 थिंग, पहली थिंग क्या थी? फ्रीक्वेंसी चेंज करो, सेकेंड थिंग इंटेंसिटी चेंज करो, थर्ड थिंग प्लेट चेंज करो, फोर्थ थिंग ए मीटर का पोटेंशियल चेंज करो। इन चारों चीज को चेंज करके मैं यहां से मिलने वाले करंट की वैल्यू यानी कि अमाउंट में चेंज कर सकता हूं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो एक बार पता चल गई यूवी लाइट इंपैक्ट करके, बट उसके अंदर वेरिएशन कैसे कैसे हो सकते वो भी सारी चीजें उस लिनार्ड ने देख ली। फिर होलवास को लगा कि यहाँ से जो चार्ज निकल रहा है वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है या फिर नेगेटिव चार्ज निकल रहा है, वो जानने के लिए होलवास ने जिंक के ऊपर प्रैक्टिकल किया। किसके ऊपर? जिंक के ऊपर। यहाँ पे जो ये प्लेट है ना, वो होलवास ने रखी सबसे पहले। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना। सबसे पहले उसने रखी Zn माइनस वाली प्लेट। चलो -2 पकड़ के चलते, यानी कि नेगेटिवली चार्ज या फिर नेगेटिव आयन वाली प्लेट, जिंक आयन वाली नेगेटिव वाली प्लेट। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे क्लियरली हमें क्या पता है कि इस वाली प्लेट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से भी। अब जैसे ही यूवी लाइट इंपैक्ट करी, अभी वो हम इनको इलेक्ट्रॉन कहते, तब तो उन्हें सिर्फ एक ही चीज पता थी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है पॉजिटिव से भी। जैसे ही यूवी लाइट इंपैक्ट करी, ये वाली प्लेट का नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया और वो वाली प्लेट बैलेंस हो गई, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं। अब क्लियर हो रहा है? तो उसे क्या पता चला, जब मैं नेगेटिवली चार्ज प्लेट रखता हूं तो वो चार्ज 0 हो जाता है, आयन 0 हो जाता है और नॉर्मल प्लेट मिलती है। अगर मैं नॉर्मल प्लेट रखूं और फिर यही एक्सपेरिमेंट करूं, अब सोचो उसने Zn वाली प्लेट रखी, तो उसे क्या पता चला कि अब ये वाली प्लेट एक्सपेरिमेंट के बाद पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। सोचो Zn+2 हो गया, तो उसे क्या पता चला कि इसके अंदर से और भी नेगेटिव चार्ज खत्म हो रहा है, और भी नेगेटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, इसी वजह से ये पॉजिटिव हो गई। अगर मैं Zn+2 वाली प्लेट रखूं और फिर से एक्सपेरिमेंट करूं, इंटरेस्टिंग है ना? अगर Zn+2 वाली प्लेट रखूं और फिर से एक्सपेरिमेंट करूं तो अब क्या होगा, और भी ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज वाली प्लेट यहाँ पे रह जाएगी। Zn+4 पकड़ के चलो, और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गए। तो उससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ से इस वाली प्लेट में से जो भी चार्ज निकल रहा है, जो भी पार्टिकल बाहर निकल रहे, उसके पास नेगेटिव चार्ज ही होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबको पता चल गई, लाइट इंपैक्ट करो, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट यहाँ पे ये जो सारे ऑब्जर्वेशन है उसे अच्छे से समझ लो। क्लियर हो रहा है? तो फिर एक चीज और ऑब्जर्व हो गई, होलवास ने ऑब्जर्व करी थी, क्या कि यहाँ से प्लेट में से जो चार्ज बाहर निकल रहा है ना, वो नेगेटिवली चार्ज ही होना चाहिए, जो भी पार्टिकल बाहर निकल रहा है वो। अब आगे जाके एक और चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी,
देखो उसके बाद ये जो जिंक वाला प्रैक्टिकल है ना, इसे पकड़ के चलो 1888 1888 के टाइम पे हुआ था, और इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन कब हुआ था? 1897। तो जब तक ये 97 वाला ईयर नहीं आया तब तक उसे नेगेटिवली चार्ज था, बट उसे इलेक्ट्रॉन नेम नहीं मिला था। तो उससे पहले की बात हो रही थी कि कैसे ये नेगेटिवली चार्ज बाहर निकल रहा है। फिर उन्होंने उसी टाइम पे एक और ऑब्जर्वेशन किया था। कौन सा ऑब्जर्वेशन? उनको ये पता चला अगर मैं ये यूवी लाइट ही रहने दूं और उसकी फ्रीक्वेंसी कम करूं, तो रेंज होती है ना यूवी लाइट की फ्रीक्वेंसी की, मैक्सिमम रेंज से लेके मिनिमम की रेंज तक, उसके बाद आएगी एक्सरे की मैक्सिमम रेंज से मिनिमम रेंज तक। क्लियर हो रहा है? मिनिमम से मैक्सिमम, ऊपर से नीचे जाओ तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओ वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। तो उन्हें क्या लगा कि चलो मैं सबसे स्मॉल फ्रीक्वेंसी वाली यूवी लाइट यूज करता हूँ, अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करता हूँ, सबसे स्मॉल फ्रीक्वेंसी वाली अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करता हूँ। तो उससे एक्सपेरिमेंट हमने तो अभी तक क्या देखा था? अगर मैं लाइट इंपेक्ट कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है, अगर मैं यूवी लाइट इंपेक्ट कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है। बट उन्हें क्या पता चला, अगर उन्होंने फ्रीक्वेंसी कम कर दी, बहुत ज्यादा कम कर दी, मिनिमम से मिनिमम जो होनी चाहिए उससे भी कम कर दी, तो लाइट इंपैक्ट होने के बाद भी, यूवी लाइट इंपैक्ट होने के बाद भी इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जनरेट हो रहे, यानी कि इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं हो रहा है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रही है। तो तब उन्हें जाके एक चीज पता चली कि लाइट के अंदर भी, जो भी लाइट मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम कुछ ना कुछ होनी ही चाहिए। जिस तरीके से एनर्जी कुछ ना कुछ होनी चाहिए मिनिमम से मिनिमम, उससे हम वर्क फंक्शन कहते हैं प्लेट का। याद आ रहा है? अभी आगे देखा कि प्लेट के अंदर की इलेक्ट्रॉन को मिनिमम से मिनिमम 50 जितनी एनर्जी तो मिलनी ही चाहिए, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन इमिशन करेगा। उसी तरीके से लाइट जो यहाँ से इंपैक्ट कर रही है, उस लाइट के अंदर भी मिनिमम से मिनिमम कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को μ0 से डिनोट करते, और उसे यहां पे नहीं दिखेगा शायद, मैं यहां पे लिख रहा हूं, उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते। किन से डिनोट करते? μ0 से। क्लियर हो रहा है? तो μ0 या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अगर उससे भी कम फ्रीक्वेंसी हुई तो यहाँ पे कितनी भी ज्यादा इंटेंसिटी वाला कोई भी लाइट हो तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की तो यूनिट पता है ना, फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज ही होगी, बट मैंने इसके यूनिट के बारे में डिस्कस नहीं करा। चलो देख लेते एक बार। 50 की यूनिट की बात करें तो 50 को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट में हम लिखेंगे। वर्क फंक्शन को कौन से यूनिट में लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे। देखो एनर्जी के बहुत सारे यूनिट है, बट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट यूनिट यूज होते हैं। जैसे लाइव बॉडी, हमारी बॉडी या फिर किसी और की बॉडी, तो वहां पे एनर्जी को हम कैलोरी में डिनोट करते। अगर कोई वर्क हो रहा है फिजिकल वर्क, तो वहां पे एनर्जी को हम जूल में डिनोट करते। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज हो रही है, तो वहां पे एनर्जी को हम किलोवाट आवर में यूज करते। उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिनोट करेंगे, कितने पोटेंशियल के बीच में कितनी एनर्जी मिल रही है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ने 1 वोल्ट जितनी एनर्जी ले ली तो समझो कि उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी मिल गई। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में हम 50 को डिनोट करेंगे। एनर्जी का यूनिट 50 के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर हम उसे कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना जूल में। रिलेशन पता है? 1.6 into 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर इस तरफ से लिखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, और 1 वोल्ट, तो 1 कूलम इंटू वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल। 1 कूलम इंटू वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना? चलो ये हो गया उसके रिलेशन की बात, यूनिट की भी बात हो गई। हम कहाँ पे थे? जिंक वाला एक्सपेरिमेंट खत्म किया था। फिर लिनार्ड ने एक और चीज देखी थी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात हो गई। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसे किससे डिनोट करते? μ0 से डिनोट करते।
चलो, तो अब फ्रीक्वेंसी मिनिमम की बात हो गई। अब बात करते हैं कि प्लेट का रिस्पॉन्स क्या होता है। तो उन्हें एक और चीज पता चली, देखो मैं इसे इरेज करने वाला हूं। यहाँ पे मैंने सब मिक्स करके लिखा हुआ है, बट जिसने पूरा ध्यान देखा था ना, उसे हर एक चीज पता है। 1897 क्या है, स्मॉल यूवी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, ये पॉजिटिव ए क्या है, नेगेटिव कैथोड क्या है, एमिटर किसे कहते हैं, कलेक्टर क्या है, हर एक चीज पता चलेगी। इतना ज्यादा वेरिएशन मीन्स व्हाट, क्या क्या हमने वेरी किया था, क्या क्या हमने वेरी किया था, हर एक चीज पता चलेगी जिसने पूरा ध्यान दिया था। जिसने नहीं ध्यान दिया था उसे कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ से। क्लियर हो रहा है? तो स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लेना यहाँ पे। ओके, अच्छी वाली थियरी हम लिखेंगे, उसकी चिंता मत करो। अभी आप पूरी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ध्यान दो। ओके, चलो, तो अब थोड़ी रिस्पॉन्स की बात करें तो कलेक्टर प्लेट के ऊपर रखी हुई प्लेट की डिफरेंट प्लेट के लाइट के साथ डिफरेंट रिस्पॉन्स है। यानी कि कैडमियम या फिर मैग्नीशियम कैडमियम जैसी कुछ मेटल है ना, कुछ मेटल जो यूवी लाइट को ही रिस्पॉन्स करती है, मैग्नीशियम और सीजियम, ऐसा सीजियम नहीं, कैडमियम। मुझे अभी ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन मुझे इतना याद नहीं रहता, बट मैग्नीशियम वाली कुछ ना कुछ है मेटल जो यूवी लाइट को ही रिस्पॉन्स करती है। बट आईएमपी के अंदर क्या पता है, अल्कली मेटल। चलो, अल्कली मेटल किसे कहते हैं? फर्स्ट पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट कॉलम कौन सी होती है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसमें अब 18 ऐड करो, शायद सीजियम और रुबिडियम, ऐसा कुछ है। ये मुझे पता है, 8, 18, 32 ऐसा कुछ होता है। चलो, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, ये सारी जो मेटल है अल्कली मेटल, वो हमारी सिर्फ विजिबल लाइट में ही, ध्यान से सुनना, विजिबल लाइट में ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे देंगे। यानी कि जब यहाँ पे प्लेट इनमें से कोई रखी होगी तो सिर्फ हम नॉर्मल विजिबल लाइट भी इंपैक्ट करेंगे, तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा और तब भी करंट फ्लो होगा। क्लियर हो रहा है? तो रिस्पॉन्स कौन सी मेटल यूज करिए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लियर हो गया ना ये वाला पोर्शन? देखो, लिनार्ड एंड ऑल्वास ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले देखा हमने लिनार्ड ने यूवी लाइट को स्टॉप और स्टार्ट करके कैसे एमीटर में करंट फ्लो हो रहा है, और सारे वेरिएशन, पोटेंशियल, प्लेट, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, वो 4 वेरिएशन कैसे कैसे करके क्या हो सकता है, वो सारी चीजें। फिर आए होलवास ने जिंक वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज से स्टार्ट करके पॉजिटिव चार्ज तक प्लेट रख के उससे क्या पता चल गया, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। फिर आई बात थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी ही चाहिए, उससे कम होगी तो कितनी भी अच्छी लाइट प्रोवाइड कर दो, इमिशन नहीं होगा। फिर लास्ट में बात है ये रिस्पॉन्स की बात, कौन सी मेटल होनी चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अल्कली मेटल जो है हमारे पीरियोडिक टेबल की फर्स्ट कॉलम, अल्कली मेटल जो है वो विजिबल लाइट में भी इलेक्ट्रिक इमिशन करती है। क्लियर हो गया ना ये 4 बातें? अब नेम की बात कर ले थोड़ी। तो यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं ना, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से निकल रहे। तो उस इलेक्ट्रॉन को है ना फोटोन तो बाद में मिलेगा नेम, फोटो इलेक्ट्रॉन पहले नेम मिला था, फोटो इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, जो इमिशन के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आगे जाके आइंस्टाइन इसे सिर्फ फोटोन नेम देगा, फोटो इलेक्ट्रॉन को फोटोन, ये इलेक्ट्रो निकल जाएगा, फोटोन ये हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे उसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस वाली घटना को इस इवेंट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया? तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, क्लियर हो गया? ऑब्जर्वेशन, वेरिएशन, कौन सा रिस्पॉन्स कहां पे। तो आज वाले लेक्चर में आपको मेनली याद क्या रखना है? सबसे पहले वर्क फंक्शन, उसके बाद यही सारे ऑब्जर्वेशन, इस वाले लिनार्ड के सारे, हर्ट्ज में तो सिर्फ बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन था। लिनार्ड का सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, यूवी लाइट ऑफ कर दो तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। फिर वेरिएशन सारे, पोटेंशियल, एमीटर का पोटेंशियल वेरी करो, कलेक्टर प्लेट चेंज करो, कलेक्टर प्लेट का मटेरियल चेंज करो, फिर फ्रीक्वेंसी चेंज करो, इंटेंसिटी चेंज करो, ये 4 ऑब्जर्वेशन। फिर जिंक प्लेट वाला ऑब्जर्वेशन हॉलवास का कि नेगेटिव चार्ज ही बाहर निकलना चाहिए, जिसको आगे जाके हमने इलेक्ट्रॉन से डिनोट किया।
फिर ये रिस्पॉन्स वाला, अल्कली मेटल जो है वो विजिबल लाइट के लिए भी इमिशन करती है। और फिर ये दो नेम फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं, तो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इस वाली इवेंट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस वाले प्रैक्टिकल को फुल डिटेल में देखेंगे और जो वेरिएशन देखे थे हम, वेरिएशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे वाले एक दो लेक्चर, एक दो वीडियो आपके लिए इस वाले चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। चलो बाय बाय, थैंक यू। कुछ सजेशन या फिर कोई क्वेरी हो तो बताइएगा। चलो बाय बाय, मिलते हैं।